नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि हम कुछ न कुछ खास शख्सियतों से आपको रूबरू कराते हैं और कोई ना कोई खास शख्सियत हमारे स्टूडियो अवश्य आती है। उसी के मद्देनज़र आज हमारे साथ हास्य कवि और व्यंग्यकार, मशहूर हास्य कवि, देश प्रदेश और विदेश हर जगह जाने जाने वाले मशहूर हास्य कवि पवन आगरी जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि प्रातः दर्पण न्यूज़ के इस शानदार स्टूडियो में मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। सर, अगर हम बात करें देश ही नहीं विदेश पे भी आपने अपना परचम लहराया है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मॉरिशस के राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ जी ने आपकी पुस्तक का विमोचन भी किया है। आप कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, 1500 से ज़्यादा स्टेज शोज़ कर चुके हैं, तो इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं और आगरा के लिए। और सबसे बड़ी बात है, आप वैश्य समाज से आते हैं और आपने नाम भी ऐसा रखा पवन आगरी, जैसे मुझे याद आ रहा है राहत इंदौरी। तो वो जो एक पीछे का होता है, क्या ये इसलिए होता है कि हम शहर से बिलोंग करते हैं या इस नाम का क्या वजह है, ये बताइए। मैं आपको बताऊं, मेरा वास्तविक नाम तो पवन कुमार अग्रवाल है जी। मैं काका हाथरसी जी से बहुत प्रभावित था, जो पद्मश्री और हास्य के मैं कहूँगा कि उनको पुरोधा, जो कि भीष्म पितामह के रूप में जी, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित था। तो मैं उस समय आगरा कॉलेज का विद्यार्थी था और आज से 30 वर्ष पूर्व मुझे लगा कि मुझे काका जी से मिलना चाहिए। तो मैं काका जी से हाथरस के उनके जो संगीत कार्यालय है उसमें मैं जाकर मिला। तो उन्होंने कहा कि आप मिलने आए हो, कुछ लिखते होंगे। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उनसे बात करने की। नहीं सर, मैं आपके तो केवल दर्शनों के लिए आया हूँ। बोले दर्शनों के लिए कोई नहीं आता, अच्छा आपको सुनाइए। तो उन्होंने एक दो चीज़ मेरी सुनी, मुझसे बहुत प्रभावित हुए। बोले नाम क्या है? मैंने कहा पवन कुमार अग्रवाल। बोले ऐसा करिए, आप तकल्लुस लगाइए। तो मैंने कहा साहब आप तो हाथरस से हाथरसी लिखते हैं, मैं क्या करूँ? तो बोले तुम आगरा से आगरी कर लो। अच्छा। और वो नामकरण मेरा ऐसा हुआ कि उसके बाद मुझे उस नाम के साथ मुझे जाना जाने लगा और मुझे ख्याति मिली और लगातार मेरा ये सफ़र बढ़ता रहा। 30 वर्षों का जो मेरा ये काव्य सफ़र था वो निरंतर जारी रहा। बहुत सारे चैनलों पर मुझे बहुत सारी उपलब्धियां मिली और जो बहुत सारे ऐसे चैनलों पर जो कविता से जुड़े हुए कार्यक्रम हुआ करते थे उसमें मुझे किसी ने इग्नोर नहीं किया। ये मेरे लिए गर्व की बात है, इस आगरा शहर के लिए गर्व की बात है। तो दर्शकों, आज आपको पता चला कि पवन कुमार अग्रवाल उर्फ पवन आगरी, यानी कि पवन आगरी जी का नाम पवन कुमार अग्रवाल है और बहुत से कम लोगों को ये बात पता होगी और आज आपने ये बात बताई है। साथ साथ हम अगर बात करें, कवि के रूप में आपको सब जानते हैं और दर्शकों, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कहते हैं कि सूर्य की किरणें अगर वहाँ नहीं पहुँचेंगी पर वहाँ कवि की कल्पनाएँ पहुँच जाती हैं। तो कवि के रूप में आप विश्वविख्यात हैं, कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विश्वविख्यात हैं और बहुत से आपका अवार्ड मिले हुए हैं और बहुत से चैनलों में भी आप आए हैं, आज हमारे यहाँ आए हैं। लेकिन कवि का एक सफ़र होते होते राजनीति का सफ़र कब बन गया, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं आपको बताऊं कि मेरा राजनीति में इंटरेस्ट तो शुरू से रहा और मैं कहीं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के सहयोगी के रूप में जो मेरे मित्रवत थे उनको मैंने हमेशा उनको पीछे से सहयोग भी किया। बहुत सारे चुनाव संचालन जो समितियां उनका मैं हिस्सा भी रहा, लेकिन मैंने किसी राजनीतिक पार्टी का ठप्पा अपने ऊपर नहीं लगने दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जो बात कह रहा हूँ कहीं मेरे ऊपर वो छींटे न पड़े। तो इसलिए मैं उन्मुक्त रहना चाहता था, मैं सभी पार्टियों को टारगेट करता था। लेकिन जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ और किसान आंदोलन चलते चलते जब 500 किसानों की शहादत हो गई और जब राकेश टिकैत जी जब बहुत भावुक हो गए और भावुक होने के बाद ये लगा कि इस आंदोलन की जो धार है वो कहीं कुंद होने जा रही है। उस समय राष्ट्रीय लोकदल के उस समय माननीय चौधरी अजीत सिंह साहब उस समय थे और जयंत चौधरी जी ये निकल कर आए और वो किसानों के साथ खड़े हुए और आज किसानों के साथ जिस मजबूती से खड़े हैं, 500 किसानों की शहादत के बाद भी यदि सरकार नहीं जाग रही है तो मैं उस आंदोलन में उनका सहभागी बनने के लिए इस पार्टी में मैं शामिल हुआ। पवन आगरी, जैसे सबको पता है कि आपने रालोद का दामन थामा है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, इन्होंने
ये आपके बहुत करीबी माने जाते हैं और इन्होंने आपको बुलाया और आपके साथ इन्होंने कहा कि आपका साथ चाहिए हमें, और ऐसी कुछ कहना चाहिए कि कुछ ना कुछ ये हवा चल रही है कि आपको एक राष्ट्रीय लेवल में बहुत बड़ा पद मिलने वाला है। तो क्या इन बातों में सच्चाई है या ये बातें हवा ही हैं? नहीं, मैं जब जयंत जी से मिला तो जयंत जी ने मुझसे कहा कि आप पार्टी में आइए, आपका पूरा सम्मान रखा जाएगा। तो मैंने कहा सर, मैं केवल आपसे जुड़ने आ रहा हूँ, आप युवा हैं, आप किसानों के साथ खड़े हुए हैं, इस देश के शोषित मज़दूरों मजलूमों की आवाज़ बने हुए हैं, तो मैं आपका साथी बनने के लिए आया हूँ। और उन्होंने उस बात को हाथों हाथ लिया। उन्होंने कहा है कि आपको राष्ट्रीय स्तर पर मैं समायोजित करूँगा, वो उनको देखना है। लेकिन मैं तब से, जब से उन्होंने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से जब ट्वीट किया कि पवन आगरी को मैं शामिल कर रहा हूँ, और तो मुझे बहुत खुशी हुई कि, और लगातार मैं उनके संपर्क में हूँ। अभी भी वो जो पुलवामा शहीद कौशल किशोर जी की जो धर्मपत्नी है ममता रावत जी, उनके घर पर गए, तब भी मैं उनके साथ लगातार रहा। और बस मैं राजनीति में ये सोचकर नहीं आया हूँ कि मुझे क्या हासिल करना है। लेकिन एक चीज़ बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपके पास सारे पार्टियों में आपके बहुत अच्छे संबंध भी थे, लेकिन आपने राष्ट्रीय लोकदल का ही दामन क्यों थामा? तो मैंने एक बात उन लोगों से कही कि बड़े घर की चौकीदारी से छोटे घर की मालिकी अच्छी होती है। जी, बहुत अच्छी बात है कि बड़े घर की चौकीदारी से छोटे घर की मालिकी अच्छी होती है, मालिकियत बहुत अच्छी होती है। हाँ, बहुत अच्छी आपने बात कही है। तो मुझे लगा कि चौधरी जयंत जी मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरे को सम्मान दे रहे हैं, ये मेरे लिए ज़्यादा बड़ी बात है। और मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा हूँ, और हर तरह से, जिस तरह से भी मुझसे हो सकता है, मैं इस पार्टी का उस मान प्रतिष्ठा जो कि पहले से ही, क्योंकि वो तो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत संभाले हुए हैं, हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व से कुछ थोड़ी बहुत उपेक्षाएं सामाजिक स्तर पर उनके लोगों के साथ हुई हों, और थोड़ा वो सत्ता से भी थोड़ा पिछले दिनों दूर रहे, तो कुछ लोग छिटक गए हों। लेकिन अब जिस तरह से सारे लोग किसानों के इस आंदोलन के साथ, मज़दूरों के साथ, क्योंकि ये जिस तरह की जो सरकारी नीतियां हैं जो कि हमेशा आम आदमी के खिलाफ रही है, तो उसको लेकर ये पार्टी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर निरंतर इसका जो कारवां है, आप लगातार देख रहे होंगे, जो जयंत चौधरी जी की रैलियों में भीड़ है, गठबंधन की बात भी चल रही है। और निश्चित रूप से हम सरकार में रहेंगे, आएंगे 2022 में, मेरा पूरा विश्वास है। जयंत चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे और गठबंधन में वो निश्चित रूप से, और हमें जो राजनीतिक ताकत चाहिए वो निश्चित रूप से मिलेगी। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं कि 2022 में आखिर कैसे बनेंगे जयंत चौधरी उप मुख्यमंत्री, क्या होगा उनका सपना पूरा, और वैश्य वोट बैंक को देखते हुए 2022 की और कौन सी रणनीति है, और पवन आगरी जी भी वैश्य हैं तो कैसे कैसे क्या समीकरण बैठाएंगे, पर उसके लिए अभी हम लौट के आएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़। हमारे साथ आज स्टूडियो में देश विदेश के जाने माने हास्य कवि पवन आगरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले इनसे चर्चा चल रही थी। और पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि जयंत चौधरी जो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि गठबंधन की सरकार बनने की तरफ इशारा कर रहा है, तो क्या ऐसी चर्चाएँ चल रही हैं? देखिए, जब भी कोई चुनाव लड़ता है तो ये चुनाव से पूर्व, क्योंकि अकेले दम पर यदि मैं कह दूं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे जयंत चौधरी जी, तो ये टोटली एक राजनीतिक बात होगी, जिसमें कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात होगी। लेकिन आज जो स्थितियां चल रही हैं, क्योंकि गठबंधन के साथ वैचारिक धरातल पर जब चीज़ें समायोजित की जाती हैं, उस वक्त एक ताकत के रूप में एक पार्टी उभर कर आती है
और जहाँ हमारा प्रभाव है उस जगह से हम लड़ेंगे। जहाँ हमारी जो और अन्य राजनीतिक जो दल हैं जिनके साथ निरंतर बातचीत चल रही है, वहाँ पर उनको लड़वाएंगे और पूरी ताकत से लड़वाएंगे। तो निश्चित रूप से, क्योंकि गठबंधन जो धर्म होता है वो बहुत अहम होता है। आज लोग सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं हैं, चाहे वो किसानों का मैटर हो, चाहे वो एक आम आदमी के महंगाई के मैटर हो। निरंतर उनकी जो निरंकुशता है वो बढ़ती जा रही है और अंदर आदमी के आक्रोश पैदा हो रहा है। इवन मेरे साथ, क्योंकि मैं वैश्य समाज से आता हूँ, व्यापारी वर्ग जो अंदर से बहुत ज़्यादा आहत है लेकिन वो अपनी बात नहीं कह पा रहा है, अब वो वोट के रूप में तब्दील होना चाहता है और वो निश्चित रूप से इस सरकार के खिलाफ वोट करेगा, मुझे इसमें कोई भी संशय नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें पवन जी की रालोद जैसा कि लोगों के मन में है और देखा जाता है कि एक जाट बाहुल्य पार्टी है, लेकिन आप वैश्य समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि वैश्य समाज का एक चेहरा लाने के लिए आपका झुकाव रालोद की तरफ हुआ या रालोद ने आपको इसलिए किया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि वैश्य चेहरे से ज़्यादा मेरा जो कवि का जो स्वरूप है वो मेरा चर्चित है और निश्चित रूप से जयंत जी ने मुझे उसी रूप में शामिल किया है। अब मैं सौभाग्य से मैं वैश्य भी हूँ, तो यदि उनके मन में ये भी रहा होगा कि इससे हम उन वोटों को भी प्रभावित कर सकते हैं, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन मूलतः मैं यहाँ की नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए, और जहाँ तक आपने कहा कि एक जाट पार्टी के रूप में कहीं ये जानी जाती है, तो निश्चित रूप से जाट समाज की बहुलता उसमें है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी उस जाति से आते थे। किंतु आप देखेंगे तो चौधरी चरण सिंह जी को गुरु जिन लोगों ने माना, चाहे वो हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे अन्य लोग हों, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को नेता मानकर अन्य दलों का गठन किया और उसके बाद वो सत्ता में रहे, तो आप ये जातीय चेहरा उनको साबित नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग आप देखेंगे, हमारे पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मसूद साहब, वो दूसरे कम्युनिटी से आते हैं। हमारे बहुत सारे पदाधिकारी अन्य सभी जातियों का इसमें समावेश है और पार्टी बहुत जल्दी ही जगह जगह एक भाईचारा सम्मेलन के रूप में पूरे देश भर में इस अलग को जगा रही है। और निश्चित रूप से यदि हमारे ऊपर थोड़ा बहुत ये ठप्पा आता भी है कि हम जाट समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो लोगों को वो भ्रम अब दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अब अन्य दलों, अन्य जातियों के, अन्य धर्मों के बहुत सारे लोगों को पार्टी के अंदर उनके अनुपात के हिसाब से जगह दी जा रही है। चलते चलते एक अहम सवाल है पवन जी, आपने ऐसा कहा कि किसानों ने इतना आंदोलन किया और आपके मन में श्रद्धा जागी कि जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं उस तरह से काम नहीं कर रही है, कार्य नहीं कर रहे, इसलिए आप उस पार्टी से जुड़ें। अगर कल को सत्ता पक्ष जो अपनी सीट जीतता है और आपको रालोद को यानी कि बुलाता है अपने साथ, तो क्या आप उनके साथ चले जाएंगे? देखिए, ये फैसला शीर्ष नेतृत्व को करना है और निश्चित रूप से जैसा कि हरियाणा के अंदर हुआ, बहुत सारे लोग उस बात को कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये असंभव चीज़ है कि जिन किसानों के मुद्दों को लेकर हम लोग खड़े हुए हैं, 500 लोगों की शहादत के बाद भी सरकार की नींद नहीं टूट रही है और मात्र औद्योगिक घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो किसान बिल का इतना विरोध होने के बावजूद भी उनको नहीं करने हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें सरकार की नीयत बिल्कुल भी साफ़ नहीं है? वो कहते हैं हम किसानों का भला करना चाहते हैं उन कृषक बिलों के माध्यम से। अब मान लो किसान अपना भला नहीं चाहते हैं, मैं आपसे कहूँ भूपेश जी कि मैं आपका भला करना चाहता हूँ, कहते हैं मैं नहीं चाहता, तो क्या मैं ज़बरदस्ती कर सकता हूँ? आज 500 किसानों की शहादत हो रखी है, वो मन की बात करते हैं, है ना, रेडियो से। मैं कहता हूँ उन्हें मन की बात करनी चाहिए, यूपी बॉर्डर पर जाकर वहाँ पर जो किसान बैठे हैं उनके बीच मन की बात करनी चाहिए ना कि आपको क्या चाहिए। ऐसी क्या मजबूरी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे देश को इन्होंने विरोधी बना लिया लेकिन वो किसान बिल को वापस नहीं लेना चाहते। इसका मतलब सरकार की नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं है इस मामले के अंदर। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व
इस चीज़ का फैसला लेता है। मैं ना तो आधिकारिक रूप से ये बोलने में मैं अपने आप को सक्षम मानता हूँ, लेकिन इतना तय है कि जब हम आज की डेट में हम सरकार के विरोध में खड़े होकर पब्लिक से वोट मांग रहे हैं, तो हम किस मुंह से उस गठबंधन को करेंगे। तो कहीं ना कहीं हास्य कवि और अब रालोद नेता पवन आगरे जी का कहना है कि किसी भी तरह या किसी भी बात पर समझौता नहीं होगा, परंतु ये तो राजनीति है, आगे वक्त बताएगा। हमारे साथ आपका शुरू होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन चलते चलते हमारे दर्शक ये चाहते हैं कि पवन आगरे अगर स्टूडियो में आए हैं और कोई कविता ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। तो और आप तो तत्क्षण कविता बनाने के लिए माहिर हैं, तो एक दर्शकों के लिए 2 लाइनें हो जाएं। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रातः दर्पण न्यूज़ जो बहुत कहते हैं ना कि धीरे धीरे चलकर इसने अपना बेस बनाया है, तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि आप लोगों की समस्याओं के लिए इस जंग को जारी रखें। जी। आप लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए इस जंग को जारी रखें, जीत होगी आपकी, जलसे की तैयारी रखें। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे ये लाइनों में हमें शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत धन्यवाद पवन आगरे जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार।